All right, G. So we are formally starting our first demo session of English essay, pressy, and composition. So let's start the session. We first go to the very basic thing. I hope my slides are visible to you guys. And let me just, move it a bit. Just give me 1 second. Right after turning on the recording, I am unable to move my cursor. So yeah, now it's done. Great. Let me just, all right. So I hope you can see what are we going to cover. So these are the two main things, CSS essay and CSS pressy and composition. So these are the two papers that we usually have in civil services, and these two are both compulsory papers, and you really need to ace it if you want to, succeed uh, in your civil services exam. Let me just change the setting because it's somehow giving me some problems. Just bear with me so that I can just turn on the, yes, here we go, it's perfect now. All right, so in civil services essay जो बेसिक उसके अंदर चीजों को कवर किया जाता है वो क्या क्या होता है. It's the basic purpose is to reflect comprehensive and research based knowledge on a selected topic. आप उसको कितना अच्छा आर्टिकुलेट कर रहे हो, आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, और जो ऐसे का टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश, ऐसे ये चंद चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सिविल सर्विसेज के ऐसे में. अच्छा, इसमें अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से अगर आपसे बात करूं तो ये सिविल सर्विसेज के ऐसे की बात ये नहीं है. आप कोई भी ऐसे ले लें, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर अदर एग्जाम्स जिनके अंदर ऐसे को पूछा जाता है. तो उन सब के अंदर ऐसे रखने की कोई वजह होती है कि ऐसे का एग्जाम दिया जाए, तो वो क्या वजह आपके अपने माइंड में क्या आता है. एंड अगेन मैं ये डिस्क्लेमर भी देती रहूं आपको कि मेरा जो सेशन होगा थ्रू आउट, इंशाल्लाह इन हमारा जो सेशन होता है उसमें भी वी कीप इट वेरी इंटरैक्टिव. सो यू नीड टू स्टे अवेक अपने पूरे सेशन में, क्योंकि अगर आप में से कोई भी ऑन करके छोड़ के चला जाएगा या अगर वो अटेंड नहीं करेगा तो वो पकड़ा जाएगा. इसलिए कि चैट में क्लियरली मैं सवाल पूछ रही होती हूँ, जब कोई जवाब, अभी तो मैं सिंपल सवाल जवाब कर रही हूँ. हमारा मेथोडोलॉजी होती है कि आई हैव पॉप क्विज, तो वो हर थोड़ी देर बाद जो टॉपिक हम करते हैं उसके बाद एक पॉप क्विज होता है. सो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है नंबर ऑफ आंसर से कि अच्छा कितने लोगों ने आंसर दिए और पार्टिसिपेंट्स कितने और वो कौन है जो अटेंड नहीं कर रहे. सो इट्स बेटर कि आप लोग फिर अगर इसका पार्ट बनेंगे तो यू आर सपोज टू स्टे अलाइव, एक्टिव, एंड यू हैव टू इंटरेक्ट. सो अगर मैं आपसे अभी पूछूं इसके बारे में कि सीएसएस के ऐसे के बारे में कि आपको क्या समझ आती है, सीएसएस को छोड़ते हैं, जस्ट ऐसे ऐसे और कौन से ऐसे एग्जाम्स आपके जहन में आते हैं जिनमें ऐसे का पेपर होता है, लाइक ऐसे इज बीइंग इवैल्यूएटेड. कैन यू थिंक ऑफ एनी? वेरी गुड मायरा. सैट बिल्कुल ऐसे टी में आपका जो एग्जाम होता है यू आर सपोज टू राइट ऐसे इन दैट एंड दे इवैल्यूएट इट. एनी अदर थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ? बाकी किसी के जहन में और कोई बिल्कुल इसी पैटर्न पे? इंग्लिश ओ लेवल्स, यस. अच्छा, जिन्होंने एफएससी की उन्हें नहीं याद, एफएससी में और मैट्रिक में भी एक ऐसे होता है जो बैचलर्स में इवन ऐसे होता है जो आपको आपको बिल्कुल एफएससी में एक पूरा बड़ा सा, मुझे अब से याद नहीं है, मेरा हाल कोई 800 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, शायद कुछ इस तरह से था. इसी तरह बैचलर्स में भी जो लोग इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं उनका होता है इसी किस्म का कि दे हैव टू राइट अ लॉन्ग ऐसे. बीएस में जबरदस्त मुबशरा. और कोई एग्जाम एसएटी जैसे उन्होंने कहा, और कोई जहन में एग्जाम आ रहा है कि और कौन सा पेपर ऐसा होता है? आइल्स में, यस बिल्कुल, आइल्स में भी यू आर सपोज टू राइट एन ऐसे. और कोई आपके जहन में? थिंक अबाउट इट, कीप थिंकिंग. बीए के अंदर आता है, यस. बीई में आता है, पीएमएस में आता है, वेरी गुड. लम्स के एंट्री टेस्ट में, दैट आई डोंट नो, दैट्स अ न्यूज़ माया, आई डोंट नो लम्स के एंट्री टेस्ट में भी होता है. सो अब हम सबको पता चल गया, अगर आपके किसी कजन बहन भाई ने lumps के entry test देना, you can inform them that they need to prepare for essay as well. Yes, so that's pretty much it. काफी सारे हमें पता चल गया कि इवन मैट्रिक लेवल पे, एफएससी पे, बैचलर्स पे होता है, आइल्स होता है, पीएमएस होता है, सीएसएस होता है, इन सब चीजों में आपको ऐसे की जरूरत होती है. ठीक है. The reason why I'm sharing with you guys this specific point is that कि आपको इसके ऊपर ग्रिप हासिल करनी चाहिए, रिगार्डलेस कि आप सिविल सर्विसेज में अपीयर होते हैं कि नहीं, कामयाब होते हैं कि नहीं. CS, ये जो ऐसे इन इटसेल्फ होता है, it's a great tool, and you really need to learn the art to write an essay. तो ये तमाम ये जो फैक्टर्स लिखे हुए
ये कोई भी जब ऐसे किसी एग्जाम के अंदर होता है तो वो बेसिकली ये चंद चीजें देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन है, आप बात को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, नॉलेज आपकी कितनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, और आप उसको आर्टिकुलेट कितने अच्छे से कर सकते हैं। व्हेन वी से आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज के बारे में सोचना और उसको एक सर्टेन वे में एक्सप्रेस करना। तो आप उस चीज के मतलब कितने अच्छे से एनालाइज उसको करके और उसको एक अच्छे तरीके से उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरह एक्सप्रेशन, कि आपने एक्सप्रेस करना, एग्जैक्टली हाउ यू एक्सप्रेस इट, और आपने उसके अंदर कितने बेहतर तरीके से इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम इस ऐसे के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि आपके एक्सप्रेशंस कितने किस तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो हाउ डू यू यू यूज डिफरेंट narratives and different expressions to make a wonderful or to write a wonderful essay. And then we come to technical treatment of the style of English essay. अगेन इसमें आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि आपका आपका इंट्रो, आपका थीसिस स्टेटमेंट है, आपकी बॉडी है, आपका कंक्लूजन है। तो इसका एक पूरा एक द वे द ऐसे स्ट्रक्चर्ड एंड द काइंड ऑफ डिस्कोर्सेज यू आर यूजिंग इन दोज एसेज, ऑल दीज थिंग्स मैटर। और वो हर वैरायटी देख रहे होते हैं कि आपने कितने डिफरेंट तरीके के टेक्निकल ट्रीटमेंट यूज किए हैं उस ऐसे के अंदर। So all these things are covered in your essay evaluation. So you need to be sure that you are using all these things in your essays. Second part, which is extremely important again, is the CSS Précis and composition. और again बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें अगर बाकी चीजों में अगर वो अच्छा भी कर लेते हैं, which is vocabulary, grammar, translation and sentence structuring, प्रेसी एक ऐसी चीज है जो 20 मार्क्स की प्रीटी मच होती है, जिसको अक्सर लोग अगर वो गलत कर देते हैं तो उनका वो पूरा पेपर फेल हो जाता है। और जो प्रेसी होती है ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक काइंड ऑफ नॉट रियली यूनिक टू सिविल सर्विसेज है, लेकिन एज इन ये बहुत कॉमन नहीं है। जैसे ऐसे तो मैंने आपको कहा ना कि बहुत चीजों में यूज हो रहा होता है, बहुत चीजों में आपकी वैल्यूएशन ऐसे के ऊपर होती है, बट प्रेसी इज समथिंग जो आपको जिसका इस्तेमाल बहुत कॉमन नहीं होता कि हर हर चीज जो है वो आपको प्रेसी जो है वो आप हर जगह कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह तो आपको ये प्रेसी बहुत काम आएगी। सिमिलरली अगर आप सिविल सर्विसेज में खुदा नास्ता नहीं भी होते, अगर आप कॉर्पोरेट में कोई जॉब करने लगते हैं तो भी आपको प्रेसी बहुत काम आएगी। और वो क्यों काम आएगी? बिकॉज कि जो आपके सिविल सर्विसेज होते हैं उनके अंदर आपने जब लोगों को समरीज देनी होती है, ब्रीफिंग्स देनी होती हैं, तो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग थिंग्स, कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा उसमें चीजें थी, तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इतना छोटा कर सकते हो कि बात का इसेंस खराब नहीं हो, मकसद बात का मौजूद हो, लेकिन आपने उसको इतना छोटा करके लिखा हो कि वो पता ही ना चले। ठीक है, यानी कि उसमें से बात गुम भी ना हो लेकिन स्ट्रक्चर छोटा हो जाए। So we are going to talk about all those things. Achha, I think somebody is using annotate ka feature, and I have to actually, sorry, but I have to erase things because वरना सबके लिए distraction हो रही है. So somebody was using annotate का feature. Please don't use it because otherwise ना ये screen पे इस तरह से लाइनें शाइनें आते रहेंगी, तो I would just request you guys not to use वो जो नीचे bottom में annotate का feature होता है, ठीक है? वो हम use करेंगे आगे इंशाल्लाह। कभी आप लोगों को कुछ अगर आपको जब हम इंटरैक्टिव रख रहे होंगे और डिस्कस करना होगा, यू कैन फील फ्री टू यूज दैट एंड आई विल बी यूजिंग दैट एज वेल। इट्स अ ग्रेट टूल, बट अभी क्योंकि हम जरा मोनोलॉग कर रहे हैं तो उसमें एनोटेट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है? ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक के प्रेसी जो है उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है इस सेंस में कि यू लर्न द आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग थिंग्स इन अ वे दैट द एसेंस ऑफ द कंटेंट इज नॉट लॉस्ट। तो आजकल का जितना फास्ट पेस दौर हो गया, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रील्स देखते हैं? ये ऐसे रिमूव्स रिडंडेंसी, वेरी गुड पॉइंट मायरा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि फेसबुक पे और इंस्टा और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रील्स का कॉन्सेप्ट आ गया। सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दोज रील्स? और टिकटॉक कितने लोग देखते हैं? कोई यस नो करके बताएगा? एनीबॉडी हुज ऑन मे बी टिकटॉक और यू नो फेसबुक पे रील्स देखते हो या इस तरह से किसी भी सोशल मीडिया पे? काफी सारे लोग ना, या आई थिंक प्रीटी मच मोस्ट ऑफ अस डू वॉच दीज थिंग्स। तो अगर आपने नोटिस किया हो, इंस्टा के पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसने बहुत छोटा, लाइक मैक्सिमम आई थिंक इट्स 1 मिनट टाइम, हाँ दे आर ऑफ शॉर्ट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज दैट कि
आजकल इतना फास्ट पेस दौर आ गया है कि हर लंबी लंबी कहानियां पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता. सो एवरीबडी वांट्स जिस्ट ऑफ इट ना, कि आप कहते हो एग्जैक्टली कि इंस्टेड ऑफ लार्ज बोरिंग वीडियोस आप कहते हो क्विकली हम देखें और हम इंटरटेन हो जाए. कंटेंट में भी यही होता है. अब एक्चुअल में रिसर्च, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, वो भी अब इन चीजों के ऊपर इवेलुएट कर रहे हैं कि इज इट अ गुड थिंग टू राइट ऑल दीज huge books on topics, या we need to come up with some modern way of writing books जिसमें ऐसी चीजें हों जो छोटी हो, लोगों को समझ आए और क्विक टू रीड हो. तो प्रेसी एग्जैक्टली मैं आपको जो रील्स का बता रही हूँ, मूवीज का बता रही हूँ, इसलिए कि आजकल बहुत फास्ट पेस्ड दौर आ गया है. तो उसमें आपकी प्रेसी राइटिंग जो है वो एक अच्छा स्किल है, क्योंकि वो आपको ये तरीका सिखा देता है कि बिल्कुल चीजों को बिल्कुल कंप्रेस करके, बिल्कुल छोटा करके अपने मतलब कैसे पहुंचाना है. थिंग्स आर गेटिंग समराइज. यस हमजा, यू आर राइट अबाउट इट. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, और ये इवैल्यूएट होता है उसके अंदर. इसी तरह कॉम्प्रिहेंशंस दी जाती है. कॉम्प्रिहेंशंस को के बारे में सवाल क्यों होते हैं? बिकॉज अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपने कुछ पढ़ा तो आपकी कितनी अच्छी साउंड अंडरस्टैंडिंग है कि उस बात को पढ़ के आप उसका मतलब समझ पा रहे कि नहीं पा रहे. Then sentence structuring, it's extremely important when it comes to language. और again this is one thing जो आपको आई थिंक डेमो लेक्चर में जहांजीत साहब ने भी बताया था कि जो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है वो आपकी हर पेपर में मैटर करती है. इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश. इंग्लिश के ऐसे में तो सारे दे आर मोर क्रिटिकल, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर अदर पेपर्स एज वेल, तो दे डू नोटिस कि आप लिख कैसे रहे. और ये अभी मैं देख रही थी, मायरा ने एक कमेंट और भी बड़ा अच्छा किया था कि क्रिटिकल रीडिंग और इवैल्यूएशन आपकी इवैल्यूएट होती है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर. एग्जैक्टली, दैट्स राइट. एंड मायरा, एज मच एज आई नो, बिकॉज आई हैव आल्सो डन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम लम्स, सो they actually gave us a small booklet before joining lumps कि आपने ये पढ़ के आना है, because that was about speed reading. और उसमें वो स्पीड रीडिंग में वो पूरा कॉन्टेक्स्ट था कि आप तेज और अच्छे से कैसे पढ़ सकते हो चीजों को, बिकॉज यू हैव टू रीड अ लॉट. तो आपको पता होना चाहिए कि चीज की जिस्ट कैसे निकालते हैं पढ़ने से. आई विल ट्राई टू सी, अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया और अगर आप लोग इंशाल्लाह इस ग्रुप का पार्ट हुए, तो आई विल शेयर दैट विद यू, बिकॉज सिविल सर्विसेज की तैयारी में यू नीड टू रीड अ लॉट. तो आप लोगों की एक दफा अगर वो आप इस किस्म का पढ़ते हैं, जब ऐसी छोटी छोटी बुक्स पढ़ते हैं कि स्पीड रीडिंग के ऊपर, तो इट रियली इट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइस. सो आई लुक फॉर इट. I'm not really sure I still have that with me or not, but I'll try to see if I can get hold of that. ठीक है. So again coming back कि आपकी वो critical जो आपकी होती है evaluation और reading ability वो देखी जाती है. And उमेर रुमान said कि प्रेसी 1/3 of text होती है covering main theme or concept of text. Exactly, that's it. You've written it, very precisely. आपने cover कर दिया what it's about. देन सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के बाद ट्रांसलेशंस होती हैं. अगेन यही देखने के लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कितनी कमांड है आपको. आप इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश के आप बात को कर सकते हैं ट्रांसलेट या नहीं. ग्रामर देखी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. और वोकैबुलरी, अगेन वोकैबुलरी का मैं जितना आपको कहूँ कि आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं उतना कम है. और अगेन वोकैबुलरी के लिए हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जो हम आपको हेल्प करते हैं. अच्छा, उसमें एक तो ऑफ कोर्स ये है कि reading is extremely important, so you have to read a lot if you want to build your vocabulary. Secondly, there are a lot of apps, so we are going to share with you names of those apps that can actually help you every single day, one word at a time, one word at a on in a day. और उनका यूसेज, उनका कैसे आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो. प्लस जब स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका देन वी टेक क्विजेज एज वेल. मार्क क्विज होता है, आपका इवेल्युएशन होती है उसके ऊपर. और वो क्विज इसीलिए होता है कि आपको फॉर एग्जांपल जीआरई के 100 वर्ड्स की लिस्ट दी जाएगी और उसका प्रिपरेशन करने को कहा जाएगा, ताकि आपके ऊपर एक काइंड ऑफ जैसे होता है ना, एक डंडा हो कि मैंने ये पढ़ना है और पढ़ के आना है. तो अगर वो डंडा आपके ऊपर होगा तो मोस्ट लाइकली हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर पढ़ के आएंगे और आप वो फिर सेंटेंस बनाएंगे. तो उसमें इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स मीनिंग्स, बल्कि वो आपको गिवन टाइम के अंदर उनके सेंटेंसेस में यूज करना होता है, सो दैट यू एक्चुअली नो हाउ टू यूज दोस वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. लेकिन वो मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि दैट्स वन थिंग आई ऑलवेज डू विद दोज स्टूडेंट्स, दोज ग्रुप्स हु आर इंटरेस्टेड. अगर कोई अटेंडेंस वगैरह कम होती है, एक दफा आपने टेस्ट लिया और उसमें आधे लोग गायब हो गए, टेस्ट नहीं दिया, देन आई डोंट रिपीट इट. लेकिन अगर आप जब इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, तो वी ऑलवेज डू दैट. सो दैट्स वन थिंग टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. ठीक है. So these are a couple of things you would be doing. मैं बल्कि एक काम करती हूँ कि मैं आपको एक just give me 1 second कि मैं स्टॉप शेयर करके सिर्फ पहले उस स्लाइड पे ले जाती हूँ, जरा आपकी तसल्ली के लिए
कि हम आपके साथ क्या क्या कंटेंट शेयर कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ द स्टफ, ठीक है. सो जस्ट गिव मी 1 second बिफोर आई move to the other points. Here we go. मैं आपको एक वो दिखाना चाहती हूँ. All right, so let me share my screen again. ओहो, ताइबा आपके गेस्ट आ गए. तो गेस्ट से कहें कि आप पढ़ाई कर रही हैं. Will you repeat the last few things you said about grammar and vocabulary, ईमान? जी ईमान, मैं ग्रामर वोकैबलरी के बारे में कही थी कि आपकी हम कोशिश करेंगे पूरा इंशाल्लाह उनको आपकी वोकैबलरी को बिल्ड करने की, ठीक है. So let me just share my screen. Here you go. All right. I hope my screen is visible to you guys now. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पिछले बैचेस में स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि हमारा हमारा हमें क्या क्या आप हमने ये पढ़ना है, ये बेहतर करना है, तो कैसे होगा. So I'm just sharing a couple of things that we are going to do. So the first one, this is knowledge check, which is like it's a quiz. और ये क्विज या असेसमेंट होती है, और ये असेसमेंट जब आप इंशाल्लाह आप में से जो जो ज्वाइन करेंगे, so on the very first day I'm going to give that link to you guys so that I can assess आप लोगों का इस वक्त में प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंसी लेवल क्या है. so उससे मुझे ये फायदा होता है कि आपका अच्छा जी, 1 सेकेंड, बीच में मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है. सो सॉरी, आई हैव टू स्टॉप एंड सी व्हाट द क्वेश्चन इज. I'm going based on creative. I know about tenses, passive, power of speech analysis, critical thinking. Please guide me. Please guide me. आपका भैया बस ये नीचे हो नहीं रहा. Let me just see. Please guide me के बाद क्या लिखा हुआ है. अच्छा, ये आपने इतना ही लिखा है. मुझे लगा आपने कुछ और भी लिखा हुआ है. प्लीज गाइड मी व्हाट आई नीड टू ऐड अप फॉर सीएसएस. अच्छा ठीक है, ये उमे ने लिखा है, और उमे आई कम टू दैट. ठीक है, प्लीज बेयर विद मी. मैं पहले ये क्विकली नोट दिखा दूं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज इट दैट यू कैन डू. सो आई वाज जस्ट शेयरिंग विद यू गाइस अ कपल ऑफ थिंग्स, और मैं आपको ये बता रही थी कि आपके पास तो पहले हम असेसमेंट करेंगे इस लिंक से, ठीक है. और वो उसका मकसद उस असेसमेंट का ये है कि ये पता चल जाए कि आप लोगों की फ्लुएंसी कितनी है, और कितना एज अ ग्रुप कहाँ पे फोकस ज्यादा करने की जरूरत है और कहाँ पे कम करने की जरूरत है. सो इसमें आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक, इंटरमीडिएट एंड देन आपका एक एडवांस लेवल. तो हो सकता है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एडवांस लेवल पे हों, कुछ मीडियम पे और कुछ बिल्कुल बेसिक्स पे हों. अच्छा, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होंगे उनके लिए देन वी आर गोइंग टू हैव सम एक्स्ट्रा क्लासेस एज वेल, ठीक है. सो फॉर दोज ऑफ यू, अगर वो फ्लुएंसी ये जो मैं कह रही हूँ आपका जो असेसमेंट है इसके अंदर आप लोग, मुझे नजर आता है कि फ्यू ऑफ यू आर ऑन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल के अभी टेंसेस सीखने हैं, अभी बेसिक ग्रामर सीखनी है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वो वाली जो हुआ करेंगी उनमें सब बच्चों का आना जरूरी नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल, उमे जस्ट टोल्ड मी शी इज गुड एट टेंसेस, शी इज गुड एट लैंग्वेज, तो शी माइट नॉट नीड टू अटेंड दोज क्लासेस, लेकिन for others who are at the very basic level, they need to attend those classes. ठीक है, so that's first thing that we do. Then we move forward. These are a couple of links. ये जो आपके पास पेपर्स होते हैं आपके इंग्लिश प्रेसी, और ये जो किताबों के मैंने साइट पे ये टाइटल्स डाले हुए हैं, वी आर गोइंग टू शेयर ऑल दीज बुक्स विद यू. इनके जो पीडीएफ होते हैं, प्रेसी एंड कंपोजिशन के जो सॉल्व पेपर्स आपके होते हैं, इसी तरह आपकी जो प्रेसी राइटिंग के ऊपर गाय नोएल उसकी किताब है, प्रेसी के होमवर्क्स होते हैं डिफरेंट जो हम आपके साथ शेयर करते हैं. उसके बाद प्रेसी राइटिंग बाय आर ढिलन, ये बनता है, इसकी किताब है. ये सारे जो दिए हुए साइट पे नोट्स आपको ये प्रेसी राइटिंग के ऊपर है, तो we'll equip you with a lot of tools regarding that. ये सारी जो ये किताबें जो रेमंड मर्टी की इंग्लिश ग्रामर इन यूज किताब है, दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक जो सीएसएस में कंसिडर की जाती है फॉर इंग्लिश ग्रामर, सो दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू. फिर इसी तरह सेंटेंसेस के ऊपर देयर बुक्स, सेंटेंसेस एट अ ग्लांस है, पैराग्राफ्स एंड एसेस है, सेंटेंसेस पैराग्राफ्स एंड बियॉन्ड है. ये तमाम जो चीजें होंगी इंशाल्लाह, ये किताबें हैं सारी, और ये जो सारी हैं ये आपके इडियम्स के ऊपर ए टू जी ऑफ करेक्ट इंग्लिश, एसेंशियल वोकैबुलरी, सिविल सर्विसेज की वोकैबुलरी, पेयर ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट गाइड टू जीआरई वोकैबुलरी. और जीआरई वोकैबुलरी में इसलिए कह रही हूँ कि जो सीएसएस की वोकैबुलरी है वो बहुत सारी जीआरई वोकैबुलरी से डिराइव होती है. इसी तरह इंग्लिश इडियम्स. तो ये तमाम जो मटेरियल है इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे आप जब इस कोर्स के अंदर आएंगे, ताकि आप लोग जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज,
तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। So that's one thing. Now let's go back to the content that we were discussing in today's session. ठीक है, let me just go back to that and let's resume from what we were. ये मैं आपको सिर्फ preempt कर रही थी कि ये वाले questions बहुत सारे आते हैं, so I just wanted to make sure that I address it well in advance. All right, so let me just quickly share my screen again, and here we go. I hope my screen is now visible to everyone. Yes, no? Is it visible, guys? How you'll help in this regard, Rehan? I will. और मैं आपको बताऊंगी कि वोकैबुलरी के लिए वो है आपका पढ़ना, रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग की टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर। और हम ये भी देखेंगे कि आप लोग कैसे अपनी और दूसरा कंसिस्टेंसी, जिसको आप कहते हैं ना कि रोज आना, तो अपनी एक हैबिट बनाना कि फॉर एग्जांपल आपने 5 to 10 वर्ड्स इन यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल डे, और फिर उनको मेमोराइज करना, उनके क्विज खुद को खुद भी देना, जहाँ पे हम आपके साथ क्विज आपको वर्ड्स लिस्ट देंगे, उनको याद करके और उनके देना। 7 C's of कम्युनिकेशन हम कवर करेंगे बिल्कुल, उम्मे रोमान। और बाकी जो है वो हम जो आपकी वोकैबुलरी होगी उसकी एप्स में आपको बताऊंगी, तो वो अगर आप करेंगे तो उसमें यू कैन लर्न इन अ फन वे। तो कुछ उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, जिनसे आप बड़े आसानी से आप सीख सकते हो, अपनी वोकैबुलरी को इन अ फन वे इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। All right, this is going to be the course outline that we are going to cover over a period of these 4.5 months. और उसमें क्या होगा, आपके ऐसे के आउटलाइन में व्हाट ऐसे इज ऑल अबाउट, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि ऐसे का फायदा क्या होता क्या है ऐसे, और क्यों ये इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ये तमाम चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेस, तो आप देखेंगे कि एसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके पास एक्सपोजिटरी एसेस भी होते हैं, आपके पास नैरेटिव एसेस भी होते हैं, आपके पास आर्गुमेंटेटिव एसेस भी होते हैं। तो ये तमाम जो डिफरेंट टाइप के एसेस होते हैं और उनमें क्या फर्क होता है, और आपको अटेम्प्ट करते हुए कौन सा ऐसे इज अ बेटर चॉइस टू अटेम्प्ट, तो इन सब चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं और हम इस तरीके से ऐसे को करते हैं डिस्कस कि पास्ट पेपर्स का एक तो हम फीडबैक देखते हैं कि जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने क्या फीडबैक दिया था, कि ऐसे में प्रॉब्लम जहाँ होती है लोग क्या चीजें ठीक करते हैं और क्या चीजें गलत करते हैं। सो वी गो थ्रू दैट एज वेल, एंड वी गो थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स जो पास्ट एसेस के होते हैं। और जब हम ये आगे जो स्ट्रक्चर की बात की, जब हम ऐसे को स्ट्रक्चर भी करते हैं तो हम मॉडल ऐसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वील पिक अप अ टॉपिक एंड देन वील स्टार्ट डिस्कसिंग इट, एंड हम आउटलाइन लाइव बैठ के बना रहे होते हैं सेशन के अंदर कि ऐसे की आउटलाइन किस तरीके से बनेगी, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, यस मायरा यू हैव एडेड इट राइटली। और इसके अलावा 7 C's का एमल ने पूछा कि 7 C's क्या होता है। आई कम टू दैट एमल, यू हैव टू वेट फॉर लाइक मे बी 2-3 more minutes, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नहीं, बल्कि इन फैक्ट मैं 7 C's पे भी आ रही हूँ, नॉट यू डोंट नीड टू वेट फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज दैट्स नेक्स्ट पॉइंट। तो पास्ट पेपर्स हो गए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज बेसिकली कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है उसके बुनियादी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उनको आसान करने के लिए एक अप्रोच यूज की जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन में क्या चीजें जरूरी हैं। तो वो सारे वो जो सी वाले अल्फाबेट्स है ना, उनके साथ हम उसको रिलेट करते हैं कि इट नीड्स टू बी कंसाइज, इट नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट नीड्स टू बी क्लियर। कि आप किसी से जब बात कर रहे हो तो वो उस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए। सी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा गैस है वैसे कैरेक्टरिस्टिक वाला भी, लेकिन दिस इज एक्चुअली 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेंस में कहा जाता है कि ये वो चीजें हैं कि डिफरेंट वर्ड्स जो सी से बनते हैं, वो वाले 7 वर्ड्स जो सी से बनते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा होने चाहिए। So for example, हम कहते हैं your language needs to be correct, C for correct, so that's 1 C कि correctness, आप जो बात लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं है, in terms of factually भी, in terms of grammatically भी आपका sentence में कुछ गलती नहीं है। Then we talk about conciseness, कि हम ये कहते हैं कि आपने बात को उतना ही कंसाइज तरीके से लिखा है जितना कि होना चाहिए, या आपने वो बहुत फैला फैला के बात लिखी है।
अच्छा, फायजा ने लिखे कंसिस्टेंसी, यस दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टर द बेटर, यस मायरा, मायरा आई एम रियली लाइकिंग योर यू नो वन लाइनर्स, योर इनपुट्स। फायजा ने कहा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल, कि आपकी बात ये नहीं कि एक जगह आप एक बात कर रहे हैं और दूसरी जगह दूसरी बात करें, और ये कोई इंग्लिश या किसी लैंग्वेज की बात नहीं है, किसी भी जुबान में आप बात करें तो आपको एक सर्टेन वे में करनी है। अच्छा, उम्मे रुमान, क्योंकि उन्होंने, वो हमारी लिटरेचर की स्टूडेंट है, तो उन्होंने आपकी जिंदगी आसान कर दी है, उन्होंने सामने वो लिखती है, ठीक है। it needs to be it needs to be concrete, it needs to be courteous। अच्छा, ये courteous वाला ना, हम जब सीएसएस की तैयारी करते हैं ना, तो हम courteous वाले को चेंज कर देते हैं, एंड आई विल कम टू दैट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसकी रीजन है कि हम इसको courteous वाले को क्यों चेंज कर देते हैं for your essay और प्रेसी, but with other things like conciseness, correctness, coherence, completeness, clarity, ये तमाम चीजें जो आपकी मस्ट होती हैं। Clarity is ensuring what you are saying is communicated clearly, exactly, and with no room for misunderstanding. Very good, Hamza. That's exactly what clarity is. तो आपका जो ऐसे होना चाहिए, या इवन प्रेसी होनी चाहिए, या आपकी कोई भी लैंग्वेज की चीज है, तो उसमें ये तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए। और जब हम रोजमर्रा की कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो ऑफकोर्स कर्टेसी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम ऐसे या प्रेसी की बात करते हैं, उसमें से वी टेक आउट कर्टेसी, रीजन बीइंग कि उसमें यू डोंट नीड टू बी कर्टियस, यू नीड टू बी राइट एंड ट्रूथफुल। तो उसमें वो जो कर्टेसी वाला एलिमेंट होता है उसकी जरूरत नहीं रहती, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस। और मैं उसमें, और इसके बाद जो लिखा है ना, हाउ टू अप्रोच एन ऐसे, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर मी, और मैं उसकी वजह आपको बता देती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा बहुत ज्यादा जो एक प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि हम लोगों के अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ही याद कर लेते हैं। इवन अगर आपको याद हो तो हमें से, मेरा ख्याल है बहुत सारों का बचपन ऐसा गुजरा होगा जिसमें टॉपिक्स पे हमें ऐसे याद करा दिए जाते थे, लिख के दिए जाते थे कि फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल है, तो माई स्कूल के बारे में एक सर्टेन ऐसे होगा कि माई स्कूल इज it's big, it's located at fla place, it has got इतने rooms, it has got huge playground वगैरह वगैरह। तो जब इस किस्म की चीजें हम लिखते हैं, तो हम एक तरह से एक सर्टेन वे में हमारे माइंड को ट्रेन कर दिया जाता है कि अच्छा आपने इस तरीके से ऐसे करना है, कि अच्छा ये टॉपिक होगा और उसके मुतालिक चंद चीजें होंगी, और वही उसको अप्रोच कैसे करते हैं जब एक टॉपिक आपको मिलता है, तो वो नहीं होती। अच्छा, उमेर मान लिखे, we can also take consideration that you will write must be according to level of audience or examiner's level of expertise। बिल्कुल उमेर मान, यू आर राइट, एंड दैट इज व्हाट वी डू। हम courteous को हटा के कंसिडरेशन डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वी मेक श्योर दैट वी टॉक अबाउट दोस 7 C's that are relevant to your essay। अगेन सॉरी, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हम बात ये कर रहे थे कि आपका जो ऐसे की अप्रोच करना होती है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको जब एग्जामिनर्स का रिव्यू बताऊंगी, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि स्टूडेंट्स जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो उनकी अप्रोच बड़ी क्लियर नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है, तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में किसी ने बताया हुआ है एक सर्टन वे में, और एक सर्टन वे में आपको एक मॉडल उसका टेस्ट ऐसे आपके सामने था, तो आप बड़े आसानी से लिख देंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे उसको। लेकिन अगर आपको एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक थॉट प्रोसेस लगा के खुद सोच के उसके बारे में कुछ लिखना है, तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट वी ट्राई टू डू हियर इज कि हम आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बेहतर करें, ताकि कोई ऐसे जब आए तो आपको खुद पता हो कि उसको कैसे अप्रोच करना है। So, for example, when you talk about, say, we talk about democracy, or we talk about accountability, or we talk about any such other topic, तो what we try to do is कि आपको वो basic techniques सिखाएं। तो for example, basic brainstorming techniques क्या होती हैं, mind map क्या होता है, कि आपने एक mind map कैसे बनाना है। एंड उमर रहमान, ये अब आपके लिए भी मैं शेयर कर रही हूँ कि एक होता है लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना, और एक होता है एनालिटिकल थिंकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करना, कि यू हाउ यू अप्रोच थिंग्स। So I think this is one area. I don't know where you stand there in terms of your analytical thinking and approach towards things. लेकिन this is one area which is beyond your language skills. जो आप कहते हो ना semantics, तो वो आपकी semantic skills से beyond वाली चीज होती है ये वाली, कि आप उसको, आप कहते हो कि भाई हमने इस तरीके से चीजों को अप्रोच कैसे करना है, तो हम ये वाली चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हमने माइंड मैप कैसे बनाते हैं, और उसमें से अपने रेलेवेंट पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, और कैसे आपने रेलेवेंट रिसर्च मुख्तलिफ जगहों पर रिप्रोड्यूस करनी है। जैसे उस दिन जानदेव साहब ने आप लोगों से कोटेशंस की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी कोटेशंस में आपने कुछ अच्छे कोटेशन थे जो आप फिर रेलेवेंट जगह पे यूज कर सकते हो। उसके लिए आप में ये अक्ल होनी जरूरी होगी
कि अच्छा मैं कैसे इसको रेलेवेंस इसकी बना सकता हूँ, तो आपने अपने कंटेंट को सर्टेन वे में स्ट्रक्चर करना होगा. सो हाउ टू अप्रोच एन ऐसे इज मोर अबाउट योर एनालिटिकल थिंकिंग, building your capacity to think in different directions about the same topic. And then वो जैसे होता है ना ब्रांचिंग आउट, तो आप एक पूरा एक ट्री बना रहे हैं और उसकी ब्रांचेस निकाल रहे हैं कि अच्छा ये एक एरिया है इसका, ये दूसरा एंगल है. हम फॉर एग्जांपल 5 वाइज की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपने एक एरिया लिया, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, आपने कहा पॉपुलेशन पैसे लिखना है, और हम कहते हैं स्टार्ट में ही हम सोच रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें सबको पता है. All right, so let's get into the 5 whys. That's a tool कि क्यों ज्यादा है, like inherently why do we have this problem. So for example somebody would say कि अच्छा because पाकिस्तान में लोग बड़े religious हैं और उनको लगता है कि ये population control is not right. So for example मैं आपसे ये कह रही हूँ, अच्छा अगर religious वाले हैं तो ये बात why is it कि this thing is affecting those people, उसका आंसर तो करते करते आप इस एक एंगल पे आपकी ब्रांचेस इतनी निकल चुकी होंगी कि यू कैन एक्चुअली create a whole argument out of it. ठीक है? Share themes mostly covered for essays and CSS. I'll be doing that shortly. Coming back to what we were saying, so that is one area that we are going to focus a lot on कि how to approach an essay. Then we work on the structure कि ऐसे का structure जो होता है, एक अच्छी outline क्या होती है, उसमें क्या क्या elements होते हैं. And again we'll actually discuss certain outlines here, और मैं आप लोगों को homework भी दूंगी इंशाल्लाह, और हम देते हैं as a part of process कि you have to develop certain outlines and you have to get it checked ताकि आपको उसके ऊपर फीडबैक मिले. तो अब हमारा प्रॉब्लम हमारा यूजुअली ये होता है कि ऐसे ज़ाहिर है बहुत लंबा होता है, मतलब आपको जो सिविल सर्विसेज कैसे, ऑफ कोर्स वो अगर आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुझे 5 ऐसे लिख के देंगे 5 महीने और मैं पांचों के पांचों सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू करूं, that's practically humanly not possible for me. I'll be very candid with you, but you can develop outlines and you can get it reviewed by me, and then I can share with you my candid feedback on those outlines कि ये आउटलाइन में ये चीजें और ये आर्ग्यूमेंट वीक है स्ट्रॉन्ग है. आउटलाइन इन सेल्फ बहुत सारा बता देती है आपके आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ के बारे में. So that's something we are going to do and we are going to discuss at length. Then we'll talk about introduction of essay, which is extremely important. तो उसमें again के attention grabbing techniques क्या क्या हो सकती हैं. तो कुछ लोग अटेंशन ग्रैबिंग के लिए कोटेशन से स्टार्ट लेते हैं, कुछ लोग अटेंशन ग्रैबिंग के लिए कोई एनेक्डोट से स्टार्ट लेते हैं, यानी कोई वाकया ऐसा बताएंगे, कोई लोग किसी शॉकिंग फैक्ट से करेंगे. जैसे वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी फिर मैं आपको सबकी साथ छोटी छोटी एग्जांपल्स इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि कैसे आप डिफरेंट हुक करने की या अटेंशन ग्रैब करने की टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं. आई एम कमिंग टू दैट मायरा आपके क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट एंड देन वील कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन जो आपको आता है सिविल सर्विसेज में रिगार्डिंग ऐसे. And then we are going to talk about thesis statement. Again, that's a must in civil services essay. कि आपका वो पूरा आपका जो टॉपिक है उसको अगर आपने कंडेंस कर देना है तो थीसिस स्टेटमेंट इज मोर ऑफ आपकी वो, जैसे आप कहते हैं कि टॉपिक की भी एक तरह की प्रेसिस सी होती है, वो थीसिस स्टेटमेंट है. फिर उसकी बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, अगेन वो डिफरेंट डिस्कोर्सेज और टाइप्स होती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे और कैसे उनको यूज किया जा सकता है. एंड देन हाउ टू राइट अ वेरी कंपेलिंग कंक्लूजन ताकि आपका वो जो लास्ट इंप्रेशन है वो भी बहुत अच्छा जाए फीडबैक में. एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, practice and feedback, that's something we're going to do a lot. And peer review, again peer review में ये है कि we can pair you guys up and the essay can be exchanged ताकि एक दूसरे को आप लोग फीडबैक दे सकें अपने essay के ऊपर. तो that's one technique that we use for better feedback. प्रेसी का जो पेपर होना है उसमें ये सब चीजें हम कवर करेंगे, विच इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स, डिफरेंट तरह की, ये ग्रामर का पार्ट है सारा, इन्फिनेटिव्स, टेंसेस, वॉइसेस, nouns, उनकी फॉर्म, प्रोनाउंस, vocabulary building, reported speech and प्रेसी, which is like the most important thing I must say. तो प्रेसी को हम बहुत सारी डिफरेंट उसकी प्रेसी में हम बहुत ज्यादा जो फोकस करते हैं वो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रेसी में प्रैक्टिस करते हैं. तो हम सामने स्क्रीन पे एक टॉपिक होगा, वो आप सबको मैं दूंगी एंड देन आई विल गिव यू टाइम कि इसकी प्रेसी लिखो, और फिर हम क्लास में भी उसके ऊपर बात करेंगे कि इसको ठीक तरीका क्या है करने का. एंड आई गिव अ लॉट ऑफ होमवर्क इन प्रेसी, और होमवर्क का जो रिव्यू का तरीका होता है वो होता है कि मैं आप लोगों के नाम ऊपर से रिमूव कर दूंगी, बट आई विल पोस्ट दैट, वो उसकी तस्वीर जो है वो मैं सामने लगाऊंगी डिस्प्ले पे,
so that everybody gets to see कि अच्छा एक अच्छी प्रेसी क्या होती है और एक बुरी प्रेसी क्या होती है या गलतियां क्या हैं, so that you don't repeat those mistakes. So that's how we learn pressy, कि वो हम रेगुलर प्रैक्टिस और फीडबैक उसके साथ करते हैं, so that everybody gets to understand कि how to actually write a good pressy. और ये हमारी जो स्टूडेंट, एक हमारी स्टूडेंट है जिनने रिसेंटली अभी किया था पास, और ये उनकी लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में शी वाज़न्ट विद अस, जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट कर दी थी देन शी जॉइंड अस। तो उन्होंने जब मुझे अपनी पहली प्रेसी बताई थी ना कि दिस इज व्हाट, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया था, एंड शी सेड मैंने अपना एग्जाम दे दिया और मैंने उसमें ये प्रेसी लिखी है, तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली उस वक्त ये फीडबैक दिया था कि ये ठीक अप्रोच से नहीं लिखा हुआ उनकी उनकी प्रेसी पे। और एंड शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो खुद एक्स्ट्रा प्रेसी लिख के भी अपना रिव्यू कराती रहती थी, एंड वी यू नो काइंड ऑफ constantly we were in touch and we would exchange that feedback, and eventually mashallah she scored really well in her presi exam. So I'm very positive about the kind of output you can give if you focus uh, appropriately on this. अच्छा, अब ये ऐसे और इस चीज के ऊपर मैं नहीं आ रही, एक चीज हाँ मैं जरूर बताऊंगी, ये जो फेल का बड़ा बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, मोर देन 90% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश ऐसे, दिस इज ट्रू, दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये पहला पेपर होता है। कई बच्चे पहले पेपर के बाद पेपर ही नहीं देते इस वजह से, क्योंकि वो जब ऐसे का पेपर दे के आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं वी हैवंट डन वेल, और अब कोई फायदा नहीं है खुद को पूरे सीएसएस के एग्जाम के टॉर्चर से गुजारने का, सो दे गिव अप बिकॉज दिस this is not a very easy thing to do. It requires a lot of effort, a lot of practice. और इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज क्या होता है, क्योंकि बाकी जो आपके पेपर्स होते हैं उनमें कोई ना कोई क्वेश्चंस और भी होते हैं ना, यानी आपने मुख्तलिफ 5 सवाल करने हैं, 4 सवाल करने हैं, इसमें एक ही सवाल है, तो आपके इट्स काइंड ऑफ ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, तो वो इट बिकम्स ट्रिकी, तो यू रियली नीड टू एस इट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये इंग्लिश ऐसे का रिव्यू है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल अभी, बिकॉज हम जब क्लास होगी तब करेंगे। स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, बट जो क्वेश्चन था मायरा का, आई वांटेड टू एड्रेस दैट फर्स्ट, इसलिए आई एम कमिंग टू दिस स्लाइड बिफोर वी कंक्लूड। सीएसएस पेपर पैटर्न, तो ऐसे का क्या होता है कि आपके ऊपर आपका आप जब जाएंगे तो ये सवाल सबसे ऊपर ये सवाल लिखा होगा आपके पेपर के ऊपर, मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव essay 2500 to 3000 words on any one of the given topics। अच्छा, नीचे आपको 10 टॉपिक्स दिए होंगे, उन 10 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है, लेकिन जाहिर है वो एक टॉपिक पे अब आपका पूरा जो आपका सिविल सर्विसेज है ना उसका डिपेंडेंस उस एक टॉपिक के ऊपर होगी, और आप कैसा उस टॉपिक के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। Make sure you use different forms of discourses, for example, exposition, argumentation, description, and narration. These are exactly those discourses that we are going to study during, you know, or essay classes, inshallah. Credit will be given for organization. Organization means कि how you organize your essay, ये जो भी हमने बात की थी कि आपने प्रॉपर उसको किस तरीके से उसका स्टार्ट किया है, उसका इंट्रो, उसकी थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी, कंक्लूजन, हाउ यू हैव स्ट्रक्चर्ड इट, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी, तो वो जो आपके सीज हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, सीज ऑफ कम्युनिकेशन। नो पेज और स्पेस बी लेफ्ट बिटवीन द आंसर और द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस। तो ये जो ये वाला लास्ट पॉइंट है ये उन्होंने अपने उसके लिए दिया होता है एक सर्टेन दायरा के मेंटेन करने के लिए। तो ये सवाल आएगा आपका पेपर में, एग्जैक्टली ये लिखा होगा। अच्छा, जो इसका सिलेबस आप कहते हैं कि अच्छा सिलेबस क्या है सीएसएस के, हर पेपर का एक सिलेबस होता है ना, तो जो आपके सिविल सर्विसेज के जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है उसका सिलेबस जहाँ पे देते हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, ये नीचे ब्राउन में जो लिखा है दैट्स ऑल दे हैव शेयर्ड। जैसे कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन essay in English, a wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Again, Roman, I'll go back to this one for you. No matter how good your language is, you need to develop research-based knowledge. So आपको अब ये आपके पास एक स्ट्रेंथ है कि आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं फोकस करने की जरूरत, लेकिन एक चीज इसके ऊपर आपको फोकस करना है वो क्या है कि यू हैव टू डेवलप योर रिसर्च स्किल्स। तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी जो रिसर्च स्किल्स हैं आप उनको बेहतर करें, और आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है आप टॉपिक्स को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे इंशाल्लाह लिख सकें। सो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर on this skill basically. And then what do they say? Expression, technical treatment of style of English essay writing will be examined. So this is what they are going to actually evaluate you on.
मूविंग ऑन, तो ये आपको मैं पैटर्न जरूरी बताना था। ये कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मार्क्स की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होती है, विल टॉक अबाउट इट। मैं इस पे जरूरी आ रही हूँ इसलिए कि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ऐसे किस टाइप के होते हैं। सो यूजुअली तीन मेजर टाइप्स के एसेस होते हैं। डोमेस्टिक इश्यूज बेस्ड एसेस होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज बेस्ड एसेस होते हैं, और लिटरेरी एसेस होते हैं जो बेस्ड ऑन प्रोवर्ब्स या इडियम्स होते हैं। तो ये तीन तरह के एसेस हैं और इनके हर एक की टाइप में हम फर्दर जाएंगे। लेकिन सिंस वी डोंट हैव मच टाइम राइट नाउ, so I'll just move back to the question answer session now because it's important. How many words? I hope, Myra, your question is addressed. How much time we have to give to CSS as a whole per day if we have to start from scratch? That's a good question. Let me come to that. मैम थीम बता दें जिनसे मेनली आते हैं पास पेपर्स में। ये थीम मैंने अभी आपको बताया मेहरबान, कि आपके डोमेस्टिक बेस्ड, इंटरनेशनल बेस्ड और आपके इडियम्स या प्रोवर्ड्स की बुनियाद पे ऐसे आते हैं। वील टॉक अबाउट इट कि हमने कैसे उनको करना है। अच्छा, माया ने दोबारा ये सेम क्वेश्चन पूछा। माया, आपका जो क्वेश्चन है ना, देखो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर स्केड्यूल। सो अगर मैं प्रिसाइजली आपकी बात करूँ, यू ऑलरेडी स्टडीइंग, सो आपकी बीएस की अपनी डिग्री चल रही है, तो और लम्स इज अ डिमांडिंग इंस्टीट्यूट और आपकी स्टडी भी डिमांडिंग है, तो इसलिए आई थिंक फॉर यू इट्स इट कांट बी सिमिलर टू व्हाट यू नो। अगर कोई बंदा बिल्कुल फारिग है इस वक्त में और वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर कोई बंदा फारिग है तो उसको मैं सजेस्ट ये करूंगी। अच्छा, हैदर को आवाज नहीं आ रही, बाकी को आई होप आ रही है आवाज। सो मायरा, बाकी जिन लोगों के, जो लोगों के पास टाइम बहुत सारा है, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी जरूर कि वो 6 to 8 आवर्स कोशिश करें कि वो इस पे डेडिकेशन के साथ एक दिन में लगाएं, अगर इनको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है। और जाहिर है अभी बहुत टाइम नहीं है, अक्टूबर, वी आर जस्ट स्टेपिंग इनटू सितंबर, और फरवरी में अगर एग्जाम होना है तो आपको आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो आपका है मायरा, उसमें आपको खुद देखना है कि यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर योर ओन पीएस और इसी तरह। अच्छा, आपने 2025, ओ देन यू हैव माशाल्लाह लॉट ऑफ टाइम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में और अभी सीएसएस 2025 में देना है, देन यू, आई थिंक आप अपनी हैबिट अगर इवन डेली मे बी 2 आवर्स की भी बना दो, तो आई थिंक यू विल बी much much better prepared than your competitors, inshallah. So yeah, that shouldn't be a problem for you. But I'm glad that you're taking like इतने अर्ली स्टेज से सोचना gives you a lot of competitive advantage, because आप एक certain way में सोच रहे होते हो और फिर आप अपनी चीजों को अप्रोच उस तरीके से कर रहे हो, तो it's good to make up your mind at this stage. It's great. uh, when I could give, so आपको भी 2024 में ही देना पड़ेगा रोमान, बिकॉज आप जब तक 8 के 8 सेमेस्टर नहीं पूरे कर लोगे तो यू कांट टेक एग्जाम, बिकॉज बीएस या बैचलर इज अ मस्ट, तो आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें किसी ने लिखा, शुएब ने लिखा है कि मैम हाउ मच बीए एमए और इंटरमीडिएट लेवल बेस्ड एसे इज डिफरेंट फ्रॉम सीएसएस एसे। ओ यस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शुएब। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। यू आर आल्सो इन फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, आई एम ग्लैड वी हैव अ लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स who are studying and they're interested in these things abhi se। It's really really positive, और इससे मुझे hope ये पैदा हो रही है कि we can actually work a lot together, because you have got a lot of time, so you can do a lot of practice, and the kind of best practices one should do, you guys can actually do that। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, now coming to your point, कि आपने कहा कि ऊपर एक किसी का क्वेश्चन था, शुएब का क्वेश्चन था, सॉरी, अबाउट द थिंग, द डिफरेंस बिटवीन ऐसे जो मैट्रिक इंटरमीडिएट। अच्छा देखिए, मैट्रिक इंटरमीडिएट या इवन बैचलर्स लेवल के अगर आप ऐसे याद करें ना, तो बड़े प्लेन ऐसे होते थे आपके। या तो वो कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता था कि मिसाल के तौर पे आपने कोई वाकया बयान किया, मेरा यादगार सफर है या मेरा फलां है, या मतलब इस किस्म के। मैट्रिक लेवल पे तो बिल्कुल ही बच्चों वाले टाइप ऐसे होते थे, जो बिल्कुल आप जिनको आप कहते हैं ना कि बुनियादी किस्म के टॉपिक्स होते थे। लेकिन इवन एफएससी लेवल पे भी, तो उनमें आपका ये जो टेक्निकल ट्रीटमेंट्स होते हैं या आपके डिस्कोर्सेज होते हैं या कोर्स इवन आउटलाइन, मुझे मुझे बीए का नहीं पता, लेकिन एफएससी लेवल तक आपको आउटलाइन भी नहीं बनानी होती ऐसे की, आपको सिर्फ डायरेक्टली स्टार्ट कर देना होता है। तो ये वाला जो ऐसे होता है ना, उसमें जो 2-3 चीजें जरूरी हैं वो ये है कि जो डिफरेंट होता है वो आपकी नॉलेज बेस भी चेक कर रहे होते हैं कि इस बंदे की कितना वेल रेड है और इस बंदे का आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है।
वो जो मैट्रिक एफएससी वाले होते हैं ना, उस टाइम पे वो आपका ये तो देख रहे होते हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, आपके सेंटेंसेस कैसे हैं। और वो बहुत सी दफा बच्चे रटे रटाए भी ऐसे लिख के दे कैन पास द एग्जाम। लेकिन जो सिविल सर्विसेज हैं, इनमें यू कांट डू दैट, क्योंकि इसमें आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नंबर ऑफ वर्ड्स भी एक तो बहुत ज्यादा हो जाता है कोर्स, मतलब आपका मैट्रिक में मेरा है, एफएससी में आई थिंक 800 वर्ड्स या इस तरह से होते हैं, इसमें आके बिल्कुल ही वो 2500 से 3000 वर्ड्स पे आ जाता है। सेकेंडली, उसमें जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, क्योंकि वो आपका आर्ग्यूमेंट्स को देखना चाह रहे होते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी ज्यादा नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है आपकी। अच्छा जी, उसके बाद शेब भी फोर्थ सेमेस्टर में, रुमान ने कहा कि वो सिक्स सेमेस्टर में है, वो तो बात हमारी हो गई थी। सालिया कह रही है मैम ऑल्सो प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ इंडो पाक और यूएस हिस्ट्री। अच्छा सालिया, आई विल बी अ लिटिल बाइस्ड हियर। मैं आपको यूएस हिस्ट्री इसलिए सजेस्ट करूंगी बिकॉज आई नो मैम नादिया टीचर्स यूएस हिस्ट्री एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स वन कैन आस्क फॉर। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो फायदा है यूएस हिस्ट्री लेने वालों को कि यूएस हिस्ट्री में द वे शी टीचेस वो बहुत अमेजिंग होता है। अच्छा, इंडो पाक जो है वो मैं श्योर नहीं हूँ, अगर जहांगीर साहब पढ़ाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मतलब मैं टीचर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं एज अ सब्जेक्ट आई वोंट बी एबल टू कमेंट मच ऑन इट कि कौन सा ज्यादा बेहतर होगा। बट यूएस हिस्ट्री फॉर श्योर, या इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और दूसरा यूएस हिस्ट्री में एक और फायदा होता है कि आई थिंक ये ना ज्यादा like the way it's structured, it's easy to it's an relatively Indo-Pak में complications from what how I see it, it's a little more complicated. US history is much simpler that way, I believe. But ये है कि वो टीचर पे बहुत डिपेंड करता है, and मैम नादी is a great teacher, so she makes it very simple for students. अच्छा जी मैम, एमपीटी कब होगा एंड विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? एमपीटी फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड नॉट अक्टूबर में है। एमपीटी ये नॉट लिखा हुआ है, मैंने अक्टूबर ही का सुना है अभी तक, जो मैंने सुना है कि वो अक्टूबर में है। और उसके बारे में बिल्कुल हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एमपीटी के ऊपर बिल्कुल बात होगी। और वो अगर आप लोगों की जनरल अच्छी प्रिपरेशन है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट एमपीटी है, वो बहुत आसान है। तो लेकिन उस पर भी जरूर भी इंशाल्लाह आप लोगों को हम उसकी बेसिक एक वो जरूर देंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे एमपीटी की, ठीक है। यूएस हिस्ट्री विल हेल्प इन आईआर एंड करंट अफेयर्स as US is involved in world politics more than other countries. हाँ, that's very apt feedback. And interestingly, yes, ये मैम नादिया यूएस हिस्ट्री और आईआर दोनों पढ़ा रही होती हैं, so वो उनको इसलिए ये भी होता है उनका लाइक ये दोनों सब्जेक्ट्स को वो अच्छे से इंटर रिलेट करके भी कर रही होती हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह वेरी हेल्पफुल फॉर you guys if you opt for US history because I think it's मतलब मेरा पर्सनल बायस है उसकी तरफ। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑलराइट, यूएस हिस्ट्री, फिर उसके बाद पेपर। मैम वी जस्ट नीड अ प्रॉपर ट्रैक टू बी फॉलोड to manage time effectively. Agreed, Shrip. Ma'am, is there need to have a BA degree for graduation to be eligible for CSS for a first attempt, as I have to wait for 2.5 years to complete BS? I believe कि ये बिल्कुल है। और आपका मतलब आई थिंक इट वर्क्स, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट 100% श्योर इन चीजों में ना। आई थिंक जानजेब साहब कैन आंसर यू बेटर, बिकॉज मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया था, आई कैन कॉल माई सेल्फ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर द लैंग्वेज बट नॉट फॉर जनरल जो सिविल सर्विसेज के बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत बुनियादी तौर पे आपको यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जवाब दे पाऊंगी। आर देयर एनी सीट्स फॉर माइनॉरिटीज? आई बिलीव यस, विमेन सीट्स भी होती हैं और माइनॉरिटीज भी होती हैं, ये तो है। बिल्कुल है, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता मायरा, बट परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी सिविल सर्विसेज में है और वुमेन की भी है, तो आपको तो डबल डबल फायदा होगा बिकॉज आप वुमेन की भी होगी और माइनॉरिटी की भी होगी। मैम वी आर डिस्ट्रैक्टेड हाउ टू अप्रोच दीज एसेस। Mubashir, we are going to talk a lot about it on how to approach essays because आपके डिफरेंट तरीके के एसेस होते हैं और उनकी डिफरेंट उनके लिए अप्रोच चाहिए होती है। तो हम ये देखेंगे कि आपने कैसे, मिसाल के तौर पे आपने आर्ग्यूमेंट बिल्ड कैसे करते हैं, उसके बारे में टॉपिक के बारे में सोचते कैसे, एनालाइज कैसे करते हैं और रेलेवेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह आपके जो ऐसे की क्लास हुआ करेगी हर वीक, उसके अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डोंट गेट
worried about it either. मैम अगर हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी ना लगती हो तो क्या हम कवर कर सकते हैं इस कोर्स में इतनी लंबी हिस्ट्री? हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती हो, यूएस हिस्ट्री की अगर आप बात कर रही हैं तो मैं आपको वही आई आई गारंटी यू कि इट्स टॉट इन सच एन इंटरेस्टिंग वे कि आपको मसला नहीं होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन मैम नादिया डूइंग, शी डज अ लॉट ऑफ जस्टिस विद मेकिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि वो आपको बोरिंग नहीं लगेगी। मैम देयर आर जस्ट एसेज राइटिंग इन सीएसएस इंग्लिश पैटर्न। सीएसएस इंग्लिश ऐसे के पेपर में जस्ट ऐसे होता है, और जो आपका प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का पेपर होता है उसमें आपकी प्रेसी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन वोकैबुलरी इडियम्स ये सब कुछ होता है। ठीक है, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन बिलाल। मैम व्हाट विल बी क्लास टाइमिंग ड्यूरिंग रेगुलर डेज? रेहान हमारी क्लास टाइमिंग सेकंड हाफ ही में होती है यूजुअली बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसलिए हम अपने जो क्लासेस होते हैं वो सेकंड हाफ ऑफ द डे में ही रखते हैं। तो यूजुअली इट्स आफ्टर 7 p.m. और हम वो स्टूडेंट से पोल करते हैं, फिर जब एक दफा अगर आप इंशाल्लाह बी पार्ट ऑफ इट तो हम पोल करके और उसमें देन वी सी कि आपकी कितने स्टूडेंट्स, अगर वीकेंड्स पे लोग ऑप्ट करते हैं तो देन एट टाइम्स वी हैव क्लासेस ऑन वीकेंड्स एज वेल, एट टाइम्स वी डोंट, दैट डिपेंड्स हाउ स्टूडेंट्स वांट टू अप्रोच। मैम हु टीचेस अस यूरोपियन हिस्ट्री? यूरोपियन हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? यूरोपियन हिस्ट्री आई थिंक मैम नादिया पढ़ाती हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर। अगर ऑफर हम कर रहे हैं तो फिर मैम नादिया पढ़ाती हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर। अमेरिकन हिस्ट्री हम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी आर ऑफरिंग यूरोपियन हिस्ट्री, आई थिंक सो। What you recommend me? Should I start prep now if I have to give into it? Myra, that totally depends on your passion and your resolution. You'll get an early movers advantage if you prepare now. लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मतलब it's your passion. So if you're passionate about it, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको फायदा देती हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी वैसे भी, regardless of appearing in civil services or not. So for example, when we talk about English language for that matter, yeah, English essay. So English essay might help you in your GRE as well if you ever plan to give GRE, or your Prezi or comprehension or all these things might help you in other tracks as well. So इसमें जो चीजें आप पढ़ रहे होते हो या करंट अफेयर्स फॉर दैट मैटर, तो ये तमाम वो वाली चीजें होती हैं दैट मतलब वो आपको उसका नुकसान नहीं होगा उन चीजों को पढ़ने का, राइट? अच्छा, यस आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब। शुक्र इट्स सूटेबल टाइम। ठीक है सुंदर, आई एम ग्लैड कि आपके लिए सूटेबल है। मैम व्हाट यू रिकमेंड मी, शुड आई स्टार्ट? वी हैव डिस्कस्ड इट। सीट्स के बारे में शुएब ने आपको एग्जैक्टली बता दिए, 10% फॉर वुमेन, 5% फॉर माइनॉरिटीज, एंड ये तो वही जो रिजर्व सीट्स हैं। ओपन मेरिट में तो यू कैन स्टिल like compete, so it's added 15% for you Myra for that matter, ठीक है? Or yeah, so I believe we have answered all the questions. In case I've missed any question, please feel free to write it again, and apologies if I missed it out. I think things are pretty clear for everyone. I hope so. So in case you become a part of Enabris family, you can get in touch with our admin and about all the details about the class schedules and all the processes that are required for registration. And in case you don't do it right now and you intend to maybe prepare later at some stage, even then we wish you all the best. And it was lovely having a session with you guys. You made sure it's an interactive session, so I thoroughly enjoyed having this with you, and I wish you all the best regardless of your year of appearing in civil services exam. So I wish you all the best in whatever you do in your life. Thank you so much and wish you all the best. Allah Hafiz. अच्छा, उमेर रहमान कह रही है मैम अगर हमने 2024 में देना तो आपको भी ज्वाइन करें नेक्स्ट बैच। उमेर रहमान दैट्स टोटली योर कॉल। आपको अगर आप अभी करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपको लगता है कि अभी प्रिपरेशन में जरूरत है तो आप अभी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप it's not the right time, maybe you are stuck somewhere else and you don't want to distract yourself, तो आप तब भी कर सकते हैं। सिलेबस सेम रहता है। पाकिस्तान में सिलेबस बहुत जमानों बाद चेंज होता है ऑनेस्टली। तो अभी थोड़ा सा कुछ अरसे पहले लाइक 10 एक साल पहले शायद चेंज हुआ था, थोड़ा सा एनालिटिकल हुआ है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता। सिलेबस प्रीटी मच इट रिमेन्स द सेम। थैंक यू सो मच मायरा, इट्स रियली काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू टू। मेरा रीसेंट क्वेश्चन का रिप्लाई कर
बताते हैं काइंडली। आपका रिसेंट क्वेश्चन मुझसे गुम गया है शुएब। When is the next session? What's next session, ma'am? Next session in terms of next batch or next session in terms of next lecture? Myra, I didn't get it. Online source batch. मायरा नेक्स्ट बैच अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बाद होगा। फरवरी के में जब एग्जाम्स होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट बैच हम करेंगे। So most likely that's going to be somewhere around maybe April next year inshallah. Then we have 2 batches साल में। ऑल राइट अच्छा शुएब आपने कहा मेरा ऑनलाइन सोर्सेज के मुतालिक क्वेश्चन है। लेट मी गो बैक एंड try to see what your question was about online sources because I somehow missed your question. शुएब आपका मुझे क्वेश्चन नहीं समझा नजर आया। I don't know where did it disappear. शुएब can you explain it a little bit for me? आप क्या exactly पूछना चाह रहे थे? Ma'am, can you share some YouTube and Google sources for CSS-based English preparation kindly? Oh, all right, got that, Shweb. जी श्वेत मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए सिविल सर्विसेज की इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने बेहतर करनी है तो उसके लिए तो वैसे भी एक आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल उसके ऊपर अवेलेबल होता है। जरूर उसको आप उस पर जाया करें। यूट्यूब के ऊपर तो आप जस्ट अगर आप अगेन ब्रिटिश काउंसिल का करते हैं तो भी, आइल्स का करते हैं तो भी उन पे बहुत अच्छे सीएसएस बेस्ड इंग्लिश प्रिपरेशन अगर मैं आपसे कहूँ ना तो आप ऑनलाइन मैंने देखे हैं कुछ यूनिवर्सिटी लाइक कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपने थोड़े थोड़े लेक्चर्स दिए होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा कि जिसमें मैं ये कह सकूं आपको कि हाँ ये आपकी सीएसएस। लेकिन जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फॉर एग्जांपल यू पिक अप टॉपिक्स, उनके ऊपर आप सर्च करें अगर यूट्यूब पे तो अक्सर आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका टॉपिक, आप पहले ये देख लें कि टॉपिक्स क्या क्या है। तो अगर आपका टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही का टॉपिक और ऐसे में आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करना चाहते हैं तो पहले आप क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ऐसे करके आप यूट्यूब करेंगे तो आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। मैं जो आपको यूजुअली जो सोर्सेज करती हूँ वो मैं अपने लेक्चर के अंदर ही मैंने इम्बेड किए होते हैं सोर्सेज के डिफरेंट। जैसे ब्रिटिश काउंसिल है तो उनके लेक्चर्स के अंदर से उनके जो डिफरेंट असेसमेंट्स या क्विज होते हैं या डिफरेंट उनकी जो टिप्स होती हैं वो डाल दी होती हैं। सेकेंडली मैं सजेस्ट करूंगी कि एप्स डालें। जीआरई की भी एक ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है, आप उसको डाल दें अपने पास। इसी तरह 2-3 और एप्स हैं, वो मैं उनके लिंक्स आपके साथ शेयर नेक्स्ट उसमें कर दूंगी इंशाल्लाह। तो आपको कर सकते हैं उन पे, उन एप्स को डाउनलोड करते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल क्योंकि वो आपके पास वो वर्ड ऑफ द डे आ जाएगा, इसी तरह उसका यूजेज आ जाएगा, उसकी तो उससे रिलेटेड तमाम चीजें आ जाएंगी, फिर उससे रिलेटेड फ्रेजेस आ जाएंगी, वो काफी आसानी हो जाती है उसमें। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट सेड सीएसएस और पीएमएस ऑप्टिमल सब्जेक्ट के लिए सेम बुक्स यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल आप शायद कहना चाह रहे थे। यस आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपका मोर और लेस एक ही जैसा होता है आपका जो जो सिविल सर्विसेज और उसमें होता है। तो एग्जैक्टली दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट। मतलब बल्कि हमारे हमारे एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएमएस, वो सीएसएस उन्होंने नहीं क्लियर कर सका था बट पीएमएस दे डिड। सो आई थिंक इट्स रिलेटिवली सिंपलर देन सीएसएस एज इन लेस कंपेटिटिव, लेकिन होता मोर और लेस पैटर्न दायरे से मिलता ही है। So yes, you can use that. About apps, sure, I'll share those links with admin. ठीक है, ताकि वो आपसे शेयर कर लें। Great, all right guys, thank you so much. So wish you all the best. Allah Hafiz. Thank you, Myra. Allah Hafiz.